नीतूज़ लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी कहानी सुना आंगन में आगे बढ़ेंगे, जिसका छठा भाग हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुना आंगन भाग 6। अभी तक आपने सुना कि नवीन का विवाह उसकी मनपसंद लड़की वैशाली के साथ हो गया और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसका दोस्त सौरभ अक्सर उनके घर आने लगा। नवीन की पत्नी वैशाली वैजंती की तरह नहीं थी। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उसे अपना कैरियर बहुत आगे तक ले जाना था, इसलिए वो घर परिवार की तरफ कम ही ध्यान देती थी। वैजंती ने उषा के लाख समझाने के बाद भी सफ़ेद साड़ी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था। अब तक तो सबकी आदत भी हो चुकी थी उसे यूं ही देखने की, किंतु पहले नैना और फिर नवीन के विवाह पर भी उसे उसी हाल में देखकर परिवार में तो सब दुखी थे। साथ ही साथ हंसती खिलखिलाती वैजंती को श्वेत वस्त्रों में इस तरह उदास देखकर अब सौरभ भी बहुत दुखी हो जाता था। सौरभ की अब तक कहीं शादी न हो पाई थी। अच्छी लड़की की तलाश में सभी के अंदर कमी निकालने वाला सौरभ धीरे धीरे वैजंती की ओर खिंचता जा रहा था। उसे लग रहा था कि यदि वो चाहे तो फिर से वैजंती की सूनी जिंदगी में बहार ला सकता है, उसके श्वेत वस्त्रों में रंग भर सकता है। वो अभी के परिवार का बहुत ख्याल रखने लगा था। अपने मन की बात कहे तो किससे कहे समझ नहीं पा रहा था। अशोक और उषा से कहने में डरता था। सौरभ ने अपना पक्का मन बना लिया था कि वो वैजंती से ही इस बारे में बात करेगा। वैजंती को सौरभ के व्यवहार से ये पता चल गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसके सामने वो कम ही आती थी। किंतु अशोक और उषा को उसका अपने घर आना बहुत अच्छा लगता था। वैजंती के लिए तो अभी सब कुछ सूना करके चला गया था। अभी के द्वारा लाया गया मंगलसूत्र वैजंती ने अपने पास बहुत संभाल कर रखा था। रात होती तो एक कमरे में नवीन और वैशाली, एक कमरे में अशोक और उषा अकेली अपने कमरे में आंसू बहाते हुए अभी की यादों और तस्वीर के साथ होती थी सिर्फ वैजंती। एक दिन उषा ने अशोक से कहा, अजी सुनते हो, उम्र बीतती चली जा रही है। मुझे हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का बड़ा मन है। कभी ले चलो ना, वरना अपनी इच्छा मन में दबाकर ऐसे ही किसी दिन मैं ऊपर चली जाऊंगी। तब तुम दुखी हो जाओगे कि मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। यदि अभी जिंदा होता तो अब तक चारों धाम की यात्रा करवा देता, पर शायद मेरे भाग्य में तो बस यूं ही घर में ही घुट घुट कर रहना लिखा है। नवीन तो अभी छोटा ही है, ये जिम्मेदारियां उसे कहाँ समझ आती हैं। अशोक और उषा की बातें सुनकर वैजंती ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आपका बड़ा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, आपकी ये बेटी तो है ना माँ। मैं आज ही आप दोनों के जाने के लिए पूरी व्यवस्था कर देती हूँ। सीनियर लोगों के ग्रुप अक्सर साथ में जाते ही रहते हैं। ठीक है बेटा। वैजंती ने उनके जाने की पूरी व्यवस्था कर दी। 1 महीने का टूर था। उषा और अशोक तो 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। एक दिन दोपहर को लगभग 3 बजे सौरभ उनके घर आया। नवीन और वैशाली भी अपने ऑफिस गए हुए थे। वैजंती ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते से वैजंती के मुंह से निकल गया, पापा जी और माँ तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इतना कहते हुए वो दरवाज़ा बंद करना चाहती थी, किंतु सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वैजंती कैसे मना करती। उसने कहा, ठीक है। वैजंती को श्वेत वस्त्रों में उदास देखकर सौरभ धीरे धीरे उसकी ओर खिंचता जा रहा था। वो चाहता था कि वो वैजंती की सूनी मांग को एक बार फिर सिंदूरी कर दे। वैजंती उसकी इस चाहत को पहचान गई थी, इसलिए वो उसके सामने कम ही आती थी। एक दिन जब सौरभ उनके घर आया तब क्या हुआ, पानी के बहाने
वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। वैजयंती ने पानी लाकर उसे दिया और जाने लगी। तब सौरभ ने कहा, वैजयंती जी, एक कप चाय भी मिल जाती तो अच्छा रहता। घर पर कौन बनाएगा, कोई बनाने वाली भी तो नहीं है। ठीक है, कहकर वैजयंती चाय बनाने रसोई घर में गई। पीछे से सौरभ भी किचन में आ गया और आवाज़ लगाई, वैजयंती जी। वैजयंती चौंक गई और उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ क्यों आए हैं? सौरभ ने कहा, वैजयंती डरो नहीं। वैजयंती डर के कारण कांप रही थी। सौरभ ने फिर से कहा, वैजयंती तुम डरो नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप रसोई से बाहर जाओ। क्या किसी विधवा के साथ इस तरह का व्यवहार करना आपको ठीक लगता है? ठीक है, मैं बाहर जाकर बैठता हूँ। तुम केवल शांति के साथ एक बार मेरी बात तो सुन लो। वैजयंती ने कहा, जो भी बात करना है पापा जी और माँ के आने के बाद कर लेना, अभी तो आप जाओ। नहीं वैजयंती, मैं जो कहने आया हूँ वो कहे बिना नहीं जाऊँगा। तुम्हें वो तो सुनना ही पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो वैजयंती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हम लगभग एक ही उम्र के हैं। तुम्हें सहारा मिल जाएगा और मुझे पत्नी। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। चले जाओ यहाँ से सौरभ। ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इस तरह देखकर ही हिम्मत हुई है वैजयंती। सब अपनी अपनी दुनिया में रम गए हैं। मैं तो यहाँ अक्सर आता हूँ और देखता हूँ, तुम ही तो अकेली रह गई हो। अंकल आंटी साथ में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। देखो ना, अभी भी घूमने गए हैं। नवीन और वैशाली, आप चुप हो जाइए प्लीज़। नवीन और वैशाली तो जिएंगे ना अपनी ज़िंदगी, आप उन पर नज़र मत लगाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ वैजयंती कि अभी तो बहुत लंबा जीवन है। कैसे निकालोगी? निकाल लूँगी अभी की यादों के सहारे। आप जाइए बस। वैजयंती, ये कभी मत समझना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ ऐसा कुछ सोचकर आना जाना शुरू नहीं किया है। बस मुझे ऐसा लगा कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। अभी मेरा सबसे प्यारा दोस्त था। मेरे ऐसा करने से उसकी आत्मा ज़रूर खुश होगी कि मैंने अपने दोस्त की जिम्मेदारी उठाई है। वैजयंती, तुम तो जानती हो, मुझसे विवाह करने के लिए अभी भी 4-5 लड़कियां तैयार हैं, सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं, किंतु मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। प्लीज़ सौरभ, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। उसके जाते ही वैजयंती ने ठंडी सांस ली और जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ये जानते हुए भी कि सौरभ बहुत अच्छा इंसान है, आज वैजयंती बहुत डर गई थी। वो सोच रही थी कि क्या करूं, माँ को बताकर उसका आना जाना बंद करवा दूं? हाँ, यही ठीक रहे। इसी बीच एक दिन वैशाली ने वो सुंदर मंगलसूत्र देख लिया जो अभी ने अपने जीवन के अंतिम पलों में वैजयंती के लिए खरीदा था। उसने नवीन से कहा, नवीन, भाभी के पास कितना सुंदर मंगलसूत्र है, वो भी हीरे का। उनके लिए तो अब वो कुछ काम का नहीं है, फिर भी उनका मन नहीं होता कि मुझे दे दें। वैशाली, वो भैया की दी हुई अंतिम गिफ्ट है, निशानी है। भाभी उसे कभी उनसे दूर नहीं करेंगी, रहने दो उन्हीं के पास। नहीं नवीन, ये तो गलत बात है ना। देखना, किसी न किसी दिन उस हार को वो नैना को दे देंगी। हीरे का मंगलसूत्र वैशाली की आंखों में बस गया था। उसे अब वो मंगलसूत्र चाहिए था। एक दिन मौका देखकर आखिरकार नवीन के मना करने के बाद भी उसने वैजयंती से ये कह ही दिया, भाभी, आपके पास जो हीरे का मंगलसूत्र रखा है वो कितना सुंदर और कितना कीमती है ना। मुझे भी वो बहुत पसंद है। क्या आप मुझे वो पहनने देंगी? वैशाली की इस बात का वैजयंती कोई जवाब ना दे पाई। उसने हंसकर बात को अनसुना कर दिया। कुछ ही दिनों में अशोक और उषा भी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। एक दिन वैजयंती ने उषा से कहा, माँ, सौरभ का यहाँ ज़्यादा आना जाना मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ, आपके जाने के बाद एक दिन दोपहर को वो 3 बजे यहाँ आया। मुझसे कहा, वैजयंती, एक कप चाय पिला दो।
घर पर कौन बना कर देगा, कोई बनाने वाली भी तो नहीं है। माँ, मैं जैसे ही चाय बनाने गई तो सौरभ भी मेरे पीछे आया और उसने, ये क्या कह रही हो बेटा, कोई बदतमीजी की उसने? नहीं नहीं माँ, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर क्या हुआ बेटा? माँ, उसने कहा। क्या कहा बेटा? उसने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या क्या? उषा एकदम गुस्से में आ गई। उसकी इतनी हिम्मत! हाँ माँ, मैंने उससे कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तो फिर कुछ कुछ बोलकर मुझे समझाने लगा, पर मैंने कहा, प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से। तब वो चला गया। अब आप लोग उसे यहाँ आने के लिए मना कर देना। उषा ने अगले ही पल सोचा कि आखिर उसने गलत क्या कहा। हमें वैजंती का विवाह कर देना चाहिए, और सौरभ तो जाना पहचाना लड़का है। उससे अच्छा जीवन साथी वैजंती के लिए नहीं मिल सकता। किंतु क्या वैजंती मानेगी? इसी बीच एक दिन नैना का फ़ोन आया। उसने कहा, हेलो भाभी। हेलो नैना, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। हाँ बोलना, क्या काम है? मेरी फैमिली में एक शादी है। मुझे कुछ दिनों के लिए वो मंगलसूत्र चाहिए जो भैया आपके लिए लेकर आए थे। काम करने की जल्दबाजी में वैजंती ने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था। उस समय रसोई में वैशाली और उषा भी मौजूद थे। वैशाली ये सुनते ही वैजंती की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी कि अब भाभी क्या करेंगी। वैजंती हैरान थी, ये भी मंगलसूत्र मांग रही है और वैशाली भी। वो कुछ कहे उससे पहले उषा ने वैजंती से फ़ोन लेते हुए कहा, नैना, वो मंगलसूत्र किसी को नहीं मिलेगा। वो अभी की अंतिम निशानी है और वो केवल वैजंती के पास ही रहेगा। लेकिन माँ, अब भाभी उस मंगलसूत्र का क्या करेंगी? ये मंगलसूत्र अब... इतना कहकर उषा की आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन फिर भी अपने आप पर नियंत्रण करते हुए उन्होंने कहा, किसी भी विधवा के गहने उसकी भविष्य निधि होती है, उसका सुरक्षा कवच होता है बेटा, जो उसके पास ही रहना चाहिए।